जय हिंद साथियों, शिवा एजुकेशनल एकेडमी झांसी में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे भारत का प्राचीन इतिहास। इसमें हमारा आज चैप्टर 5 है, पारिस्थितिकी और पर्यावरण। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। इसमें हम देखेंगे समकालीन समय में कई देशों में विस्फोटक जनसंख्या वृद्धि के साथ बढ़ते हुए औद्योगिकरण के चलते पौधों और जानवरों, पानी के स्रोतों, मिट्टी और धातुओं जैसे प्राकृतिक संसाधनों को बचाने की समस्या पर पूरी दुनिया चिंतित है। प्राकृतिक वातावरण और जनसंख्या के बीच अंतर संबंध एक महत्वपूर्ण मुद्दा माना जाता है। इसकी व्याख्या पारिस्थितिकी और पर्यावरण की समस्या के रूप में होती है। टॉपिक है पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी शब्द सन 1869 में गढ़ा गया था। यह अपेक्षाकृत एक नया विज्ञान है। हाल के समय तक इसे जीव विज्ञान की एक शाखा के रूप में जाना जाता था, लेकिन अब इसे एक स्वतंत्र विषय माना जाता है। हालांकि यह जीव विज्ञान के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। यह विशेष विषय मनुष्यों, पौधों और जानवरों जैसे विभिन्न जीवों के बीच के संबंध को दर्शाता है। मनुष्यों के उद्भव के साथ जो इंसान की पहली जरूरत बनी वह थी भोजन, आश्रय और परिवहन। प्राचीन काल में मनुष्य जंगली उपज और पशु पक्षियों के शिकार पर जीवित थे, जबकि इस औद्योगिक युग में पौधों और जानवरों के साथ मनुष्यों के संबंध में काफ़ी बदलाव आया है और अब कई जीवों को मानवीय प्रयासों द्वारा संरक्षित किया जा रहा है। टॉपिक है पर्यावरण और मानव विकास। पर्यावरण का मतलब है प्रकृति और मानव दोनों द्वारा निर्मित परिवेश। प्राकृतिक तत्वों में मिट्टी, वायु और पानी शामिल होते हैं। ये तीनों तत्व पशु, मनुष्य और पेड़ पौधों के जीवन का आधार होते हैं। मानव निर्मित वातावरण में भोजन, आवास और परिवहन से जुड़ी विभिन्न प्रकार की संरचनाएं आती हैं, जिनमें सड़कें, पुल, बांध आदि, जिनका उपयोग सुविधाओं के तौर पर किया जाता है। पर्यावरण की परिकल्पना में ग्रामीण, शहरी, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक स्थितियां शामिल हैं। मनुष्य के द्वारा निर्मित इन संरचनाओं और प्रयत्नों से पर्यावरण पर सीधा असर पड़ता है, लेकिन पर्यावरणीय नियतिवाद के बारे में ऐसा सोचना गलत होगा कि प्राकृतिक परिवेश को इन मानवीय प्रयासों ने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। हम देखते हैं कि एक तरफ वनों की सफाई कर अनाज के उत्पादन की दिशा में अग्रसर होने से बड़ी बस्तियों का निर्माण हुआ, दूसरी तरफ जलवायु के परिवर्तन और नदियों के मार्ग बदलने से कुछ इंसानी रहवास खत्म हुए और आबादी का पलायन हुआ। यद्यपि ईसा पूर्व 9000 के बाद से वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन नहीं हुए, केवल कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रीय बदलाव भर हुए हैं। इस प्रकार प्राचीन जलवायु से जुड़े कई विद्वानों का मानना है कि ईसा पूर्व तीसरे और दूसरे सहस्त्राब्दी में शुष्कता और हिमीकरण का तापमान मध्य एशिया में बहुत ज़्यादा था। ईसा पूर्व दूसरी सहस्त्राब्दी तक यहाँ बेहद ठंड पड़ती थी। इस कारण दक्षिण मध्य एशिया के लोग कम ठंडे क्षेत्र की तलाश में भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ आकर्षित हुए। यह पलायन इंडो आर्यन भाषा बोलने वाले और ऋग्वैदिक लोगों का था। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के बिना हम प्राचीन समय में मानव विकास की कल्पना नहीं कर सकते हैं। भारत में सबसे पुरानी बस्तियां आमतौर पर पहाड़ी, पठार और जंगली इलाके, झीलों या नदियों के पार स्थापित होती थीं, जहां लोग जीवित रहने के लिए पत्थरों और हड्डियों के औजारों बना सकते थे। इन औजारों का उपयोग पक्षियों और जानवरों के शिकार के लिए किया जाता था। साथ ही इनका प्रयोग खेती के लिए मिट्टी के तौर पर तैयार और घरों को बनाने के लिए जमीन समतल करने के लिए किया गया। वातावरण एवं बस्तियाँ। कठोर जलोढ़ की मिट्टी, वनों की कटाई और खेतों के बिना उन खेती करने वाले समाजों का बसना लगभग असंभव था जो गंगा के समतल मैदानों में आकर बसा। ऐसा लोहे की कुल्हाड़ी और लोहे के हल के उपयोग के कारण लगभग ईसा पूर्व 500 से ही संभव हुआ होगा। इसके लिए देश के विभिन्न हिस्सों में लोहे की खानों की खोज की गई। इसे निकालने की
तकनीक और लोहे के उपकरणों के निर्माण कौशल और विकसित किया गया। मध्य गंगा के समतल मैदानी इलाकों में प्रभावी रूप से कठोर जलोढ़ मिट्टी, विंध्य क्षेत्र में लाल मिट्टी और दक्कन में पश्चिमी भारत की काली कपास की मिट्टी की जुताई के लिए हल की आवश्यकता थी। आज प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा पर जोर दिया जा रहा। हालांकि वनों की कटाई के बावजूद 16वां से 17वीं शताब्दी तक 2 अरब जंगल बचे हुए थे, जहां जंगली जानवर का शिकार किया जाता था। यह पारिस्थितिकी परिवर्तन केवल आधुनिक समय में देखने को मिलता है। हर हाल में मानव ने पेड़ पौधों और पशुओं के बदौलत ही प्रगति की है। जब मनुष्य ने खेती और पशुपालन शुरू किया था तो इन दोनों की गुणवत्ता वृद्धि हुई। बस्तियों के स्थान और आकार मिट्टी और जलवायु की स्थितियों जैसे पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर थे, जिसके आधार पर स्थानों का चयन निर्धारित हो पाता था। नदी, झील, जंगल, पहाड़, खनिज और उपजाऊ मिट्टी के साथ अनुकूलित बारिश वाले इलाकों ने कई बसावटों को अपनी तरफ आकर्षित किया। दूसरी ओर शुष्क और जल संसाधन रहित रेगिस्तान ने लोगों को बसने में हतोत्साहित किया। गंगा के समतल मैदानों के कारण इंसानों के रहने लायक पर्यावरण बना। ईस्वी पूर्व 500 से पहले और बाद की अवधि में कई बस्तियां बसाई गईं। कई कस्बों में दोआब और गंगा के मैदानों में बसाया गया। वर्तमान समय में जो भूमिका सड़कों और रेलवे जैसे परिवहन की है, वह भूमिका उन दिनों नदियों ने मार्गों के रूप में निभाई हैं। जब बाढ़ आती थी तो वनों के किनारों को बहा ले जाती थी और जंगलों को बढ़ना और फैलना रुक जाता था। हालांकि इससे खेती करने वाले लोगों की जो कृषि योग्य ज़मीनें थीं, वे सिंचित हो जाती थीं। ईसा पूर्व 2500 के आसपास नदियों के प्रभाव के बदलाव से इंसानी बस्तियां प्रभावित हुईं। सरस्वती नदी गंगा, हकारा की सीमावर्ती यमुना और सतलज से जुड़ी हुई थी और तीनों ने हड़प्पा संस्कृति के विकास में योगदान दिया। जबकि ईसा पूर्व 1700 से सतलज और संभवतः यमुना पूर्व की तरफ चली गईं, जिससे कि हड़प्पा के नगरीय समाज के उपरांत बनी सभ्यता को प्रभावित किया। नदियों के लोगों के रहवास का प्रारंभिक स्थल बने। नदियों के इन प्रयोगों ने जंगलों को प्रभावी रंग से साफ किया और मानव रहवास के निर्माण में सहायता प्रदान की। ऐसा भारत के प्रथम महान शहर पाटलिपुत्र के संदर्भ में देखा जा सकता है। यह गंगा और सोन नदी के किनारे स्थित है। शहर के नज़दीक ही उत्तर में गंडक व घाघरा और दक्षिण में पुनपुन नदी भी गंगा में आकर मिल गई। तीनों तरफ नदियों की उपस्थिति ने पाटलिपुत्र को लगभग एक जल बंदरगाह बना दिया और इसे राज्य की पहली महान राजधानी बनने में मदद की। हालांकि पाटलिपुत्र गंगा और सोन के प्रयाग पर स्थित था। बाद में सोन नदी पश्चिम की ओर चली गई। प्रागैतिहासिक काल में चिरांद महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि यह गंगा और घाघरा के प्रयाग पर स्थित था और इसके आसपास की जगह जंगलों से आच्छादित थी। ऐसा चिरांद में हुए नवपाषाण युग के औजारों के उत्खनन से पता चलता है। उनमें कई औजार बारहसिंगा की हड्डियों से बने हैं, जो इस बात को संकेत देते हैं कि इन जंगलों में हिरण का शिकार होता था। हालांकि बस्तियों की बसावट के लिए नदियों का किनारा एक उपयुक्त स्थान था। लोग तालाब और झील के किनारे भी बसे। ईसा पूर्व दूसरी सहस्राब्दी में पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी बिहार में हमें ऐसे स्थल देखने को मिलते हैं। जलाशयों के किनारे जीवन का बसना आज भी उसी तरह जारी है। बारिश और मानवीय प्रयास। अध्याय 4 में वर्णित वर्षा की प्रासंगिकता को हम याद कर सकते हैं और बारिश व मानव प्रयासों के बीच के अंतर संबंध को समझ सकते हैं। हड़प्पा संस्कृति एक शुष्क और अर्ध रेगिस्तानी क्षेत्र में पाई जाती है। इसका से अच्छी बारिश को जाता है। वैज्ञानिक लोग ईसा पूर्व तीसरी सहस्त्राब्दी में हड़प्पा क्षेत्र में पर्याप्त बारिश का वर्णन करते हैं। जब कम बारिश हुई तो इसका हड़प्पा की बसावटों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। महाराष्ट्र के इमाम गांव में प्राप्त पेड़ पौधों और जीवों के अवशेषों से यह पता चलता है कि ईसा पूर्व 1000 के आसपास वहां का वातावरण बेहद शुष्क हो गया।
ऐसी स्थिति में वहाँ के लोग अपने घरों को छोड़ने और खाना बदोश जीवन व्यतीत करने को मजबूर हुए। निश्चय ही बारिश ने कृषि और रहवास की स्थापना में मनुष्यों को सहायता पहुँचाई है, लेकिन उष्णकटिबंधीय मानसून की भारी बारिश ने लोगों को नियमित काम की बाधित भी किया है। हर वर्ष बारिश के मौसम में गौतम बुद्ध 4 महीनों के लिए अपनी बुद्धिज्म की शिक्षा दीक्षा के मिशन को रोक देते थे। इस दौरान वे वर्षावास के नाम पर राजगृह, वैशाली और श्रावस्ती जैसे स्थानों पर चले जाते थे। ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध ने श्रावस्ती में 26 वर्षावास किए। अभी भी लोग बारिश में प्रभावित होते हैं तो और वर्षा ऋतु में विवाह आदि संपन्न नहीं किया जाता, परंतु आज स्थिति ऐसी भी है कि भारी बारिश के बावजूद मजदूरी को तब तक काम करना पड़ता है तब तक संस्थाएं बंद ना हो और उन्हें छुट्टी ना दी जाए। अन्य प्राकृतिक आपदाएं भारी बारिश से अधिक भयावह है। इसमें बाढ़, तूफान और भूकंप शामिल है। हमें मौर्य पूर्व समय के एक ऐसे आकार का उल्लेख मिलता है जिसमें कुछ जैनों को मगध से दक्षिण भारत तक पलायन करना पड़ा है। हालांकि शोधकर्ताओं द्वारा अभी तक अकाल और अन्य आपदाओं जैसी प्राकृतिक खतरों के कारण का उल्लेख करते हुए उनके स्रोतों का पता नहीं लग पाया है। पर्यावरण के प्रति प्राचीन दृष्टिकोण। प्राचीन भारत में नदियों को देवीय माना जाता था। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को देवी के रूप में भी दर्शाया गया है। हालांकि उत्तर वैदिक काल में गंगा देवी माता के रूप में बढ़ती है। वही मान्यता आज भी कायम है। पौधे और जंतु पृथ्वी और जल पर जीवित हैं, अतः इन्हें माता माना जाने लगा। जबकि इनकी सुरक्षा व संरक्षण के लिए क्या कोई प्रयास किया जा सकता था, ऐसी किसी योजनाओं की कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। नीम, पीपल, वट, समी और तुलसी सहित कई पेड़ और पौधों को पवित्र माना जाता है। ऐसी ही मान्यता घास रहित जड़ी बूटियों के लिए भी है। ये सभी अपने औषधीय गुणों की वजह से मूल्यवान है और इसलिए इसका संरक्षण होता है और पूजा किया जाता है। बड़े और छोटे पेड़ों की रक्षा करने की इच्छा विभिन्न प्राचीन ग्रंथों में व्यक्त की गई है। ऐसा आज भी है। सामान्यतः बड़े बलिदानों और साधारण अनुष्ठानों के समापन पर पुजारी और आम आराधना करने वाले लोग जंगल के पेड़ पौधों के शांति और समृद्धि शांति की कामना करते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि कई प्राचीन ग्रंथों में जानवरों की हत्या की निंदा की गई है। गौतम बुद्ध पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पाली भाषा के ऐतिहासिक ग्रंथ सुत्ता निपात में गायों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने गौ पालन पर जोर दिया क्योंकि उनके विचार में पौधों को विकसित करने के साथ साथ पशु भी लोगों को भोजन और जीवन शक्ति, स्वास्थ्य और खुशी प्रदान करने में सहायक होते हैं। इसलिए निषेधाज्ञा के रूप में उनका यह मानना था कि लोगों की गायों को नहीं मारना चाहिए। ईसा के शुरुआती शताब्दियों में ब्रह्मवादी ग्रंथों ने बौद्ध शिक्षा को धार्मिक रंग दिया। मरणोपरांत गौ हत्या करने वालों के लिए गंभीर परिणाम का उल्लेख किया। बाद में हाथी की पूजा होने लगी। पारिस्थितिकी और पर्यावरण की पृष्ठभूमि प्राचीन भारत के अध्ययन में मदद कर सकती है और हमारे प्रागैतिहास के अध्ययन में विशेष रूप से उपयोगी हो सकती है। हालांकि प्रकृति के साथ मानवीय संघर्ष के बिना मानव समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। प्राचीन काल में यह संघर्ष मुख्य रूप से पौधों और जानवरों के साथ था। इन पर एक बार नियंत्रण हो जाने के बाद उत्तरोत्तर कई स्तरों पर प्रयास बढ़ते हुए गए। इतिहास मुख्यतः स्थान और काल के मद्देनज़र मनुष्यों के अंतर संबंधों का अध्ययन करता है, लेकिन इतिहासकार एक तरफ मानव प्रयासों और दूसरी तरफ प्राकृतिक शक्तियों के बीच विद्यमान और अंतर संबंधों का ध्यान में न रखें तो ऐसा अध्ययन संभव नहीं है। कालक्रम। ईसा पूर्व तीसरी दूसरी सहस्त्राब्दी मध्य एशिया में शुष्कता और हिमीकरण का तापमान चरम पर। 9000 के बाद विश्व स्तर पर कोई भी प्रमुख जलवायु परिवर्तन नहीं। 5000 से आगे गंगा के समतल मैदानों में लोहे के औजारों का व्यापक उपयोग और बस्तियों का निर्माण। 300 अकाल और मगध में दक्षिण भारत तक का जैन प्रवाह। ईसवी सन 16वीं 17वीं वनों की कटाई के बावजूद 2 आम में वन।
1869 पारिस्थितिकी शब्द की व्युत्पत्ति। थैंक यू।